हम शुरुआत कर रहे हैं लीन सिस्टम की। सबसे पहले समझते हैं लीन सिस्टम का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा लीन सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम जो है प्लेस में हम लाने वाले हैं। अ सिस्टम विच इज टू बी वी कैन से अ सिस्टम विच इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन विच शैल हेल्प अस इन ZZPCC। मतलब हमने कहा जीरो इन्वेंट्री, जीरो वेटिंग टाइम, ठीक है, और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूस मतलब गुड्स एंड मतलब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहती है, कंटिन्यूस फ्लोइंग, फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग टाइम। और हमने कहा पुल प्रोसेसिंग मेन होता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव के लिए। ऐसा कोई सिस्टम अगर आप प्लेस में ला सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था या फिर 7 वेस्टेज जो थे, ठीक है, जो हमारे पहले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में थे वो क्या थे। तो हमने कहा ये टिम्बर्ड है। टिम्बर्ड का मतलब क्या होता है, इसने का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ रहा था या फिर बेफालतू का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री, हाँ, हर लेवल पे WIP की बात करो, रॉ मटेरियल की बात करो या फिनिश गुड्स की बात करो, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही थी। मोशन ऑफ गुड्स एंड पीपल, मोशन लोगों का, मोशन गुड्स का अननेसेसरी मोशन हो रहा था, ठीक है। वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग कभी कभी क्या हो रही थी कि आपकी एक था जो थ्रूपुट वाला था या फिर हम कह सकते हैं वो हमारा कांस्टेंट वाला था, वो प्रोसेस कर रहा था 100 यूनिट्स, आगे वाला खाली डला हुआ है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्शन कभी कभी बहुत से ज़्यादा हो रहा था, ओवर प्रोसेसिंग हो रही थी, और साथ में हमने कहा कि डिफेक्ट्स। ये सारे के सारे दिक्कतें थी जो हमारी लीन सिस्टम में, जो हमारे पुराने सिस्टम में थी, जो लीन सिस्टम दूर कर देगा आके। ये हमने सारे के सारे वेस्ट भी समझा दिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कौन कौन सी टेक्निक है जो लगा सकते हैं सबको रिमूव करने के लिए। तो हमने कहा हमारी टेक्निक होती है जस्ट इन टाइम होती है, कैजन होती है, 5S होती है, TPM होती है, 6 सिग्मा होती है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये हमारी टेक्निक्स जो हम इन प्लेस लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास ZZPCC हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग से अचीव हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा जस्ट इन टाइम के पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है जस्ट इन टाइम की, हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, एक जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन होता है, एक जस्ट इन टाइम परचेज होता है, ठीक है। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि प्रोडक्शन शैल बी डन ऑफ द फिनिश गुड्स ओनली व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स शैल बी रेज्ड बाय द कंज्यूमर। एंड जस्ट इन टाइम परचेज ऑफ द गुड्स शैल बी डन ओनली व्हेन द गुड्स शैल बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन के लिए चाहिए तभी हम परचेज करेंगे, और प्रोडक्शन हम तभी करेंगे जब कस्टमर ने डिमांड रेज करी होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम परचेज, इसी को हम जस्ट इन टाइम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्ट इन टाइम के। हमें बता दो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन परचेज की आपने बात कर ली, जस्ट इन टाइम के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा जस्ट इन टाइम के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लिखे हुए हैं ना सारे के सारे ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं। चलो सबसे पहले हम जस्ट इन टाइम के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, जस्ट इन टाइम के फैक्टर्स को अगर आपको समझना है समझ लो। सबसे पहले हमने कहा कि जस्ट इन टाइम के लिए आपको करना क्या है, जस्ट इन टाइम के लिए करना क्या है। तो उन्होंने कहा मटेरियल जो सप्लायर से है ना वो कब आएगा। तो हमने कहा मटेरियल सप्लाई से आएगा, सप्लायर से मटेरियल आ जाएगा जब हमें चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर विल बी सप्लाइड ऑन द एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस। मटेरियल सप्लायर से आ जाएगा, ठीक है। सप्लायर से मटेरियल आएगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने कहा देखो सप्लायर से मटेरियल टाइम पे आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम EDI सिस्टम लगवा देंगे। एक्सचेंज डाटा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सचेंज डाटा इंटरचेंज सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम होता है, जो कि हम लगवा के बैठा देंगे। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम है जो हम अपने एस्टैब्लिश कर देंगे। डाटा खत्म हो जाएगा, इनपुट खत्म हो जाएगा, वहाँ को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, वो हमारे डाटा भेज देगा। तो हमने EDI सिस्टम लगवा दी। EDI सिस्टम के बाद हमने कहा सप्लायर से इन्फॉर्मेशन, सप्लायर से काम आएगा। तो हमने कहा हमें उसकी कुछ भी नहीं करना, हमें कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं करवाना। तो हम सप्लायर के पास एक टीम भेज देंगे। पहले क्या भेजेंगे, इंजीनियर की टीम भेजेंगे जो वहाँ पे जाके प्रोसेस वगैरह देख के आएगी कि कैसे काम होना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास माल वहाँ से आएगा, डायरेक्टली कहाँ पर माल आएगा, डायरेक्टली माल हमारे गोडाउन में आएगा, डिलीवरी होगी प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर, डिलीवरी प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर भी। लेकिन हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी करना पड़ेगा कि भैया आपको ना ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ना इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेना। तो एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग भी देते हैं इसके। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के बाद हमने कहा कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी, लेकिन कहीं ट्रेनिंग दोगे, एक तो प्रोडक्टिविटी वगैरह इंप्रूव करने की ट्रेनिंग दोगे और आप वेस्टेजेस को रिमूव करने की ट्रेनिंग दोगे, तो करना क्या है। तो उन्होंने कहा देखो सेटअप का टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेटअप टाइम को कम करने की कोशिश के साथ साथ हमने कहा प्रोडक्शन रन को हम लॉन्ग प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और मशीन के सामने ही प्रोडक्शन है ऐसे की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। लास्टली हम क्या करेंगे, लास्टली हमने कहा कि हम ना अकाउंटिंग सिस्टम जो चाहिए होगा जस्ट इन टाइम को सपोर्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बैक फ्लैशिंग, वो हम एस्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ जस्ट इन टाइम क्या होता है। तो हमने कहा देखो फीचर्स ऑफ जस्ट इन टाइम एक तरीके से होता है RML हॉस्पिटल जो आपने US में जाके खोल दिया है, ठीक है। कैसे, तो हमने कहा आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इमीडिएटली। कस्टमर की जो भी डिमांड है तुरंत मीट की जाएगी। एम का मतलब क्या होता है, हमने कहा मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट और मटेरियल की जो भी कॉस्ट थी, कैरिंग कॉस्ट, वो सारी की सारी रिड्यूस कर देगी। एल का मतलब होता है कि लेबर की जो कॉस्ट थी, लेबर का आइडल टाइम रिड्यूस करते, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ के आ गई। यू का मतलब क्या होता है, तो हमने यू का मतलब होता है अर्जेंसी फॉर इफेक्टिवनेस। अर्जेंसी हमने क्रिएट कर दी, काहे की अर्जेंसी हमने क्रिएट कर दी, हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि भैया हमें ना एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, डिफेक्ट्स को एज क्विकली एज पॉसिबल हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ऐसे मतलब आ जाएगा कि सप्लाई जो मटेरियल की होगी, रॉ मटेरियल की होगी, वो हमारा सप्लायर के ऊपर में डिपेंडेंसी बढ़ा दी कि सप्लायर हमारे रॉ मटेरियल वगैरह को इंस्पेक्शन वगैरह कर करा के हमें प्रोडक्शन देगा। अच्छा, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ गुड ज़्यादा ना हो, सप्लायर इन्फॉर्मेशन टाइमली दे दे, सप्लायर से इन्फॉर्मेशन हमें दे दे और हमारे कोई डिफेक्ट
डिफेक्ट ना निकल के आ जाए, और हमारा टीके हम लगा रहे हैं डिफेक्ट फ्री मटेरियल के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, कम्युनिकेशन सही हो, वेंडर की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तो हम इसके ऊपर लग जाएंगे। इंपैक्ट क्या होता है जस्ट इन टाइम का? 3 इंपैक्ट निकल के आते हैं। हमने कहा 3 इंपैक्ट निकल के आते हैं। पहला होता है कि वेस्ट जो कॉस्ट होती है, वेस्ट की कॉस्ट होती है मिनिमाइज हो जाती है। वेस्ट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि आपके पास ज़्यादा क्या पहले क्या हो रहा था, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही, तो इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होगी। आपने पहले कहा था कि वेटिंग टाइम हो रहा था, वेटिंग का कोई टाइम नहीं होने वाला, लेबर आपकी आइडल नहीं बैठी होगी, तो आपकी ये सारे के सारे वेस्ट एलिमिनेट हो गए। ओवरहेड की कॉस्ट आपकी एलिमिनेट हो गई। ओवरहेड की कॉस्ट यानी कि मटेरियल की हैंडलिंग की कॉस्ट है, जो भी क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, वो सारी की सारी हट गई जस्ट इन टाइम की आने की वजह से, और प्रोडक्ट के प्राइसेस आप बढ़ा सकते हो। तो 3 इंपैक्ट निकल के आते हैं। एक निकल के आता है वेस्ट के ऊपर, एक निकल के आता है प्राइसेस के ऊपर, और एक निकल के आता है ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर। प्राइसेस हम बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी हम अच्छी दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बैक फ्लशिंग जैसे टाइम का मतलब क्या होता है? बैक फ्लशिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो आप जिस टाइम के अंदर लगाते हो, मतलब इसका क्या होता है? हमने कहा देखो इसके अंदर 4 चीज़ों का ध्यान रखना। आपको एक तो प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको स्क्रैप की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आप लॉट की ट्रेसिंग नहीं कर सकते हो, और आप इन्वेंट्री की एक्यूरेसी के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हो। मतलब प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग का मतलब होता है, देखो हमने सीधे कहाँ पर अपलोड करवाते, हमने कहा सीधे सीधे जो लोड हुआ था वो कहाँ लोड हो गया था, आके हमारे प्रोडक्शन जहाँ पर होना था वहाँ पर आके सारा का सारा माल लोड हो गया, तो चढ़ तो पाया नहीं कुछ भी वही खातों में, यानी कि अकाउंट्स की बुक्स में कुछ भी चढ़ नहीं पाया, तो इसे इन्वेंट्री एक्यूरेसी नहीं रही, क्योंकि जब तक आप ईयर एंड पर या डे एंड पर या फिर मंथ एंड पर या वीक एंड पर जब भी आप चढ़ाते हो, प्रोडक्शन होकर आएगा, तभी आप वहाँ की इन्वेंट्री कम होगी, नहीं तो इन्वेंट्री ज़्यादा ही शो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री एक्यूरेसी सही से नहीं आएगी। लॉट की ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी, हमें नहीं पता है कौन से लॉट का इस्तेमाल कहाँ किया गया। हमने कहा मान लो एक पर्टिकुलर लॉट आया था, सप्लायर ने आगे से बताया कि भैया उस दिन जो माल लेके गए थे ना वो माल खराब था, उससे जो भी प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा वापस मंगा लो, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम लॉट की ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे। माल आएगा सीधे बना आगे बढ़ गया, माल आया बना बिक गया, तो हमने कहा लॉट की ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन की और साथ में स्क्रैप की रिपोर्टिंग क्यों चाहिए? तो हमने कहा प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग इसलिए चाहिए ताकि प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग के बेसिस पे, स्क्रैप की रिपोर्टिंग के बेसिस पे हम ये पता कर सके कि स्टैंडर्ड यूनिट मेरा लग रहा था 10 यूनिट लग रहे थे, हमने कितने प्रोड्यूस करते हैं? हमने 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करते हैं। 10 यूनिट कितने लगते हैं? रॉ मटेरियल के 10 कंपोनेंट लगते हैं, हमने 10 यूनिट बनाए तो कितने कंपोनेंट लगेंगे? 100 कंपोनेंट लगे होंगे। उसके बेसिस पर हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते, तो हमने कहा कि प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग और स्क्रैप की रिपोर्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। स्क्रैप तो अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, तो हमने कहा एबनॉर्मल स्क्रैप की भी डिलीजेंटली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए, नहीं तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसमें इसने बोला कि गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट हो जाएगा, यही आपके पास निकल के आता है किसके अंदर? ये निकल के आता है मेरे पास जस्ट इन टाइम के अंदर, ठीक है। जस्ट इन टाइम के फीचर्स की बात कर ले, सबसे टाइम के अंदर एक प्रोडक्शन होता है, एक परचेज होता है, कैन कार्ड्स के इस्तेमाल की बात होती है, ठीक है, और इसके अंदर इसकी भी बात हो जाती है कि ऐसे करके जो मशीन लगा देते हो, ठीक है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं उसकी भी बात हो जाती है। साथ में हमने बोला कि जस्ट इन टाइम के अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना, 5 चीज़ों का ध्यान रखना, फीचर्स की ध्यान रख लेना, इंपैक्ट का ध्यान रख लेना। फीचर्स का मतलब होता है RML US, यानी कि रिस्पॉन्ड कस्टमर्स को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। मटीरियल हैंडलिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो गया, लेबर हैंडलिंग की कोई कॉस्ट होने, लेबर की कोई कॉस्ट होने वाली, आइडल टाइम होने नहीं वाला, जब चाहोगे तब माल आ जाएगा आपके पास। और हमने लास्ट साथ में बोला यू का मतलब अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी कि डिफेक्ट्स को जल्दी जल्दी क्रिएट किया जाए, और इसका मतलब सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी वगैरह बढ़ जाएगी, सप्लायर भी अच्छा काम करेगा। उसके बाद इंपैक्ट क्या होता है? 3 इंपैक्ट निकल के आते हैं, एक वेस्ट का इंपैक्ट निकल के आता है, एक हमारे प्राइस का इंपैक्ट निकल के आता है, और एक ओवरहेड का वेस्ट निकल के आता है, और बैक फ्लशिंग के हमारे पास 4 पॉइंट्स ही हमने कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमारे ना, हम बताओ जस्ट इन टाइम लगा दें कि पहला वाला लगा दें। मतलब पहले ये कह रहा है कि पहले क्या होता था, पहले आपको 3150 चाहिए ना, तो हम 3150 ही क्या करते थे, हम 3800 मतलब सुनो 4000 घंटे थे मेरे पास जिसमें प्रोडक्टिविटी 3800 की आती थी, तो हम क्या करते थे 3800 घंटे यूज करके जितना मैन्युफैक्चर होता था कर लेते थे, 3800 बना के रख लेते थे, 650 की हमारी इन्वेंट्री बन जाती थी, ठीक है। फिर हमने 3800 बना ली, 650 की पुरानी इन्वेंट्री, नई वाली इन्वेंट्री बन गई, फिर हमने 3800 बना ली, पुराने वाले को यूज कर लिया, ऐसे करके हम करते थे। तो उसने कहा पुराना वाला अच्छा था कि नए वाले में हम क्या करेंगे, नए वाले में ना 3150 चाहिए तो 3150 यूज करेंगे, इसमें इतना यूज करेंगे, इसमें इतना यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। तो बताओ पुराना वाला करें कि नया वाला करें, क्या करते हैं? सबसे पहले मेरे पास इसमें निकल के आएगा कि आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट निकालनी। क्यों? 3800 के हिसाब से प्रोडक्शन करोगे, 3150 चीजों का 650 की इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आएगी, पहले महीने में 650 की, ओपनिंग थी 0, एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द मंथ क्या होगा, 650 प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। जो एवरेज निकल के आए उसको मल्टीप्लाई कर देना इन्वेंट्री की कॉस्ट से, इन्वेंट्री की कॉस्ट से 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की ये इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि हम निकालते ओवर टाइम का हमें कितना पे करना पड़ेगा। पहले महीने में कोई ओवर टाइम का खर्चा नहीं, दूसरे महीने में कोई खर्चा नहीं, तीसरे में कितना पे करना पड़ेगा, 260 घंटे करने पड़ेंगे। 3800 से 260 घंटे, क्या ओवर टाइम भी 260 घंटे करेगा? नहीं, ओवर टाइम तो वो डिवाइड बाय 0.95 के हिसाब से करेगा, क्योंकि 4000 घंटे लगाता है तो 3800 निकल के आते हैं। अगर उसको कितने ज्यादा घंटे लगाने हैं, 4060 माइनस 3800 घंटे लगाने हैं, तो उसको काम करना पड़ेगा करीब 273 आज काम करना पड़ेगा, 273.68 आज काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना पे करोगे? हमने कहा 110 रुपए प्लस 45% प्रीमियम पे करते हैं, 110 रुपए प्लस 45% प्रीमियम पे करोगे, मल्टीप्लाई कर दो
MRC से निकल के आ जाएगा 43652 आप यहाँ पर पे करोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फिर से पे कर देंगे, यहाँ पर कितना पे कर देंगे 1030 डिवाइड बाय 0.95 इंटू ये इंटू पहले ये एम प्लस में डाल दो और 110 रुपये प्लस 45% इंटू MRC कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 172,913। ठीक है, ये निकल के आगे इन दोनों को कंपेयर कर लिया, बात बन गई। यहाँ पर एवरेज करना मत भूलना, इन दोनों का एवरेज करना होता है आपको, और यहाँ पर तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास जस्ट इन टाइम खत्म।